नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचे। यहां चुनावी सभा में योगी ने कहा कि कभी भारत को नेतृत्व देने वाला बंगाल आज बदहाल है। यहां सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद देश की सुरक्षा को कड़ी चुनौती देते हैं। बंगाल में जय श्री राम के नारे लगाने से रोका जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले किए जाते हैं और यहां की सरकार कुछ नहीं करती है। याद करिए, जब देश के अंदर स्वाधीनता की अलग जगानी थी तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसी धरती से वंदे मातरम का उद्घोष किया था। आनंद मठ उपन्यास के माध्यम से उन्होंने भारत की सुप्त चेतना को जागृत करके पूरे देश के अंदर राष्ट्रीयता का जो संचार किया था, आज भी हर भारतीय अपने राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को मान करके भारत के स्वाभिमान और सम्मान का अलग देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। ये धरती गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, जिसने भारत को भारत का राष्ट्र ज्ञान भी दिया और राष्ट्रगान के साथ ही इस धरती से ही हम सब जानते हैं कि यही वह धरती है जिसने साहित्य के क्षेत्र में भारत का पहला नोबेल प्राइज भी भारत को देने का कार्य किया था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की उस अमर कीर्ति गीतांजलि के माध्यम से। लेकिन आज बंगाल कहां चला गया है। कभी भारत को नेतृत्व देने वाला, भारत को एक नई दिशा देने वाला बंगाल आज कहां पर है। आज यहां पर गरीबी है, आज यहां पर बदहाली है, आज यहां पर अराजकता है, आज यहां पर सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद न केवल यहां की सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा कर रहा है, बल्कि देश की सुरक्षा को भी चुनौती देते हुए दिखाई देता है। आज बंगाल में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं करने दिया जाता है और आज बंगाल के अंदर एक तरफ यहां पर जिस बंगाल ने आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था, आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं और साथ साथ यहां पर तस्करी और गौ तस्करी के माध्यम से यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है। यहां की सरकार मौन बनी रहती है। भाइयों बहनों, बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी, उस सरकार का हर्ष आपने देखा है क्या हो गया है। और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। जो भी राम का द्रोही है, याद रखना, मालदा की धरती से ही मैं इस बात को कह रहा हूं, होली आने वाला है अभी कुछ ही दिनों के बाद और कभी उस कालखंड में भी कुछ लोगों ने भगवान विष्णु और राम का नाम लेने को प्रतिबंधित किया था। होली के अवसर पर हम लोग क्या कहते हैं इसको। और मित्रों, आज बंगाल के अंदर एक बार फिर से जय श्री राम के नारे को प्रतिबंधित करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन याद रखना, भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है। घर में कोई काम होता है
जब करती है और जब किसी परिजन की अंतिम यात्रा भी निकालती है तो फिर राम नाम सत्य है के साथ ही उस यात्रा को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। और मैं यही पूछना चाहता हूं टीएमसी की सरकार से कि आपको राम भक्तों पर तो कोई रहम नहीं, लेकिन बंगाल के अंदर अराजकता पैदा करने वाले लोगों के साथ आखिर टीएमसी की कौन सी दोस्ती और कौन सी गठबंधन है जिसके कारण वह बंगाल की पूरी व्यवस्था को बदलने पर उतारू हो गए हैं। ये आत्मघाती कदम बंगाल की धरती से क्यों? मित्रों, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पीड़ित और प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, ईसाइयों, इन सबके संरक्षण, इनको सुरक्षित ठिकाना देने के लिए एक कानून बनाते हैं और उस कानून को भारत के अंदर लागू करते हैं, तो बंगाल में हिंसा क्यों होती है? ये हिंसा, सत्ता प्रायोजित हिंसा क्यों? कोरोना को लेकर वहीं एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने क्या कुछ कहा है वो भी देख लीजिए। पिछले 24 घंटे में कोरोना की स्थिति इस प्रकार रही है। कुल 105 नए मामले आए हैं, जो कि कमोबेश कल के मुकाबले बराबर ही हैं। इस प्रकार वर्तमान में 2082 एक्टिव मामले पूरे प्रदेश में हैं। पिछले 24 घंटे में 98 लोग डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। इस प्रकार यदि पूरी कैलकुलेशन की जाए तो 5,92,901 लोग कोविड-19 से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कल 24 घंटे में प्रदेश में 1,09,870 सैंपल की जांच की गई। आप देखिए, जहां कुल संक्रमण के 105 ही नए मामले आए हैं, प्रदेश सरकार द्वारा सैंपल की जांच करना कम नहीं किया गया है। सैंपल की जांच माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि 1.25 लाख के आसपास रहनी चाहिए, उससे अधिक ही होनी चाहिए। और स्वास्थ्य विभाग को यह भी निर्देशित किया गया है कि वो टारगेटेड सैंपलिंग भी करें और उनके द्वारा समूहों की भी जांच की जा रही है। बीच में उन्होंने स्कूलों की जांच की थी, फिर दूध वालों की जांच की थी। इस प्रकार ये टारगेटेड जांचें भी हों ताकि किसी भी दशा में कहीं पर भी यदि कोरोना का कोई भी ऐसा प्रकरण हो तो उसको चिन्हित कर लिया जाए, उसका इलाज किया जाए ताकि इसको आगे फैलने से रोका जा सके। और ये जो रणनीति है उत्तर प्रदेश की, जिसमें कि अब तक 3,15,05,760 सैंपल अभी तक जांच किए जा चुके हैं, जो कि देश में सबसे अधिक हैं, सबसे अधिक सैंपलों की जांच की गई है। इसी प्रकार प्रदेश सरकार की सर्वेलेंस टीमें जो हैं वो घर घर जाकर संक्रमण के लक्षणों के बारे में पता लगा रहे हैं, परिवारों से बात कर रहे हैं। उनके द्वारा पिछले 24 घंटों में लगभग 1,85,723 क्षेत्रों में 5,12,010 टीम दिवस के माध्यम से अभी तक कुल मिलाकर 3,14,85,000 से अधिक घरों में सर्वेक्षण किया गया है। और इन घरों में कुल 15,28,81,687 की आबादी रही है। आप देखेंगे, जहां की प्रदेश सरकार द्वारा एक और सैंपलिंग की संख्या कम नहीं की गई है, वहीं दूसरी ओर सर्वेलेंस का जो अभियान चलाया था उसे तेजी से चलाया जा रहा है और उसमें भी कमी नहीं लाई जा रही है। ढूंढ कर अगर कहीं पर भी है तो कोरोना के संक्रमण को निकालकर उसका समुचित इलाज किया जा रहा है। 24 करोड़ की जनसंख्या में से अभी तक प्रदेश सरकार लगभग 18,44,00,000 से अधिक व्यक्तियों की या तो जांच करा चुकी है या उनसे व्यक्तिगत रूप से संक्रमण के लक्षणों का उनसे पता लगा चुकी है। इससे, इस रणनीति से इसका परिणाम यह है कि अभी प्रदेश में कल 105 मामले आए थे। कुल
2082 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। देश में कई प्रदेशों में ये संक्रमण पुनः बढ़ा है। संक्रमण पुनः न बढ़े इसके लिए सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है। सरकार जो अपना अभियान चला रही है वो चला रही है, लेकिन नागरिकों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। आप लोग मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ निरंतर धोते रहें, भीड़ भाड़ के क्षेत्रों से बचें। इसके साथ साथ ये भी अवगत कराना है कि टीकाकरण की कार्रवाई बहुत तेजी से चल रही है। पहले और द्वितीय चरण में जो कि स्वास्थ्य वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन होना था, उनको द्वितीय चरण का वैक्सीनेशन भी प्रारंभ होने वाला है। इसके साथ साथ 60 साल से अधिक और 45 और 60 साल के बीच के जो कोमॉर्बिडिटी वाले मामले हैं, उनमें भी अभी कोविन 2.0 पोर्टल शुरू हो गया है, जहां पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी जहां पर ये आम नागरिकों के लिए टीकाकरण हो रहा था, उस स्थल का निरीक्षण भी किया था। उन्होंने उसके बारे में जानकारी भी ली थी। ये निर्देशित भी किया था कि जो आम लोगों को सरकारी अस्पतालों में जो टीकाकरण हो रहा है उसको जारी रखा जाएगा और पूरी शिद्दत से, पूरी उसकी मेहनत से और सभी सावधानियों को रखते हुए टीकाकरण आम लोगों का कराया जाए। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार रोज बढ़ाए जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर रामपुर की जनता का क्या कुछ कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। जिस तरह से लगातार जो पेट्रोल के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं और जनता जो है काफ़ी दिक्कत उन्हें परेशानी आ रही है। और कुछ लोग जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पड़ा रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद राकिम खान है। जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल के लगातार जो महीने 4-5 बार रेट बढ़ रहे हैं, उसको लेके क्या दिक्कत परेशानी आ रही है? साहब ये समझ रहे हैं कि महंगाई जो है चरम सीमा पर है। गरीब लोग जो हैं भूखे प्यासे नंगे भूखे हैं। पेट्रोल डालने के जैसे जैसे अपनी गाड़ी चलाते थे, अब गाड़ी भी खड़ी करके साइकिल खरीदने की सोच रहे हैं। कि महंगाई जो है चरम सीमा पर है। बहुत बुरा हाल है देश का। इस सरकार ने सिर्फ महंगाई को बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है, या फिर आपस में बांटने के अलावा कोई और काम नहीं किया है। आने वाले चुनाव में बताएगा। और कुछ लोग हमारे साथ रहेंगे, उनसे बात करने की। जी, क्या नाम है आपका? कलवे अली। तो ये बताइए, जिस तरह से जो है पेट्रोल के लगातार जो दाम बढ़ने उसको लेकर क्या क्या दिक्कत परेशानी जो आ रही है? सर यही दिक्कत आ रही है, दम पे दम लगातार पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ते चले आ रहे हैं और बहुत परेशानी पड़ रही है सर। गाड़ियों से आदमी पब्लिक जो है पैदल हुई जा रही है, कहाँ से पैसा लावे, क्या करें। जो लगातार जैसे दाम बढ़ रहे हैं, जैसा बढ़ रहे हैं, रोज़ बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसको कहना चाहिए सर क्या कहें, इसमें ये तो मजबूरी है आदमी की, अब क्या कर सकता है। इसमें सरकार जो भी कर रही है सही कर रही है, बस परेशानी के अलावा कोई दूसरा काम तो है नहीं। इस तरह का दाम बढ़ते रहे तो आगे क्या करो? आगे सर सोच समझ के करेंगे अपना काम, अब जो भी करेंगे। जनता काफ़ी परेशान है। पेट्रोल पंप पे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी जो है लोगों को दिक्कत परेशानी आ रही है। बता रहे हैं जिस तरह दाम बढ़ रहे हैं और साइकिल ले लें, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं, वो उनसे जानना चाहेंगे यहाँ पे। जी, क्या नाम आपका? विपिन। जी, आप यहाँ पे क्या करना है? तेल डलवाना है। और क्या महंगा लगातार जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? इस टाइम तो बहुत महंगा तेल हो गया, कहाँ से कराएं, काम वाम भी नहीं चल रहा है, भीड़ लगी पड़ी है सर कारोबार की भी। जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर के अब क्या करें? ये बताएंगे पीछे वाले भाई, बताएंगे ये चला हुए हैं गाड़ी ज़्यादा। अच्छा, हाँ, लोग जो हैं काफ़ी वो परेशान होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये पेट्रोल पंप सामने ये देखिए नंबर यहाँ पे चल रहे हैं और लोग जो हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप जो है वो पड़वाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जो है यहाँ पे दिक्कत क्या नाम है? जिस तरह के दाम जो पेट्रोल पे बढ़ रहे हैं तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये तो गरीबों की मार है। सरकार अपने वो कर रही है, हमारे गरीब को पीस ही रहे हैं। एक और हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? भगवत सरल। लगातार जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो किस तरह की दिक्कत परेशानी आ रही है, क्या जानना चाहिए? परेशानी आ रही है, गरीब पब्लिक क्या करे, पैसा कहाँ से लाएं लोग। गाड़ी भी चलेगी जरूर, मजबूरी में चलेगी। गाड़ी चलेगी, उसमें तेल पड़ेगा? तेल पड़ेगा, चाहे खर्चा कम करे तेल तो पड़ेगा ही। अच्छा, लगातार जो रेट बढ़ रहे हैं उसको लेकर के क्या है? वो भी गलत है, उसमें क्या करें, परेशान ही है पब्लिक। लगातार जो है तेल के जो दाम बढ़ रहे हैं, जनता जो है काफ़ी दिक्कत परेशानी है। लेकिन ये तेल तो पड़ेगा, इसका काफ़ी महंगा हो रहा है, लेकिन काफ़ी जो है जनता परेशान होती हुई नज़र आ रही है। तेल तो पड़वा रही है, लेकिन कहाँ से पड़वाए, क्या करें, कुछ नहीं। मतलब कुछ लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा साइकिल में हम जाना सही रहेगा, बेहतर हमें गाड़ी जो है गाड़ी छोड़ना पड़ेगी। इस तरह से दाम बढ़ रहे हैं। रामपुर से रिजवान खान, प्राइम न्यूज़।
एक रंजिश इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा सकती है, इसका जीता जागता सबूत हाथरस में देखने को मिला है, जहां एक शख्स ने अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगा लेकिन बदले में उसे मौत मिली। हाथरस की सासनी में हुई एक सनसनीखेज हत्या की वारदात की पूरी हकीकत पर एक रिपोर्ट देखिए। एक घर में फैले इस मातम को देखिए। और पुलिस की हिरासत में खड़े इस शख्स को देखिए। तस्वीरें हाथरस की है, जहां रंजिश ने इस शख्स को इस कद्र अंधा बना दिया, इसने इंसानियत की हर हद को पार कर दिया। वारदात उस वक्त की है जब हाथरस के सासनी इलाके में एक किसान अपनी बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ का विरोध कर रहा था। लड़की के पिता ने इस बारे में पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से ही आरोपी गौरव शर्मा ने अमरीश के साथ रंजिश रख ली। इसके बाद सोमवार की शाम अपने खेत में आलू की खुदाई कर रहे अमरीश पर ताबड़तोड़ 10 राउंड गोलियों की बौछार करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। क्षेत्र के ग्राम नौजरपुर में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के संबंध में थाना सासनी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त मुकदमे में नामजद एक हत्यारोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शेष अभियुक्तों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। रंजिश की आग में अंधे हुए गौरव शर्मा ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर अमरीश को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई और आरोपियों की तलाश शुरू की गई। एक को गिरफ्तार किया गया जबकि बाकियों की तलाश अब भी जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, तो साथ ही बीजेपी ये दावा कर रही है कि आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि उनके ऊपर एनएसए लगाया जाएगा। 2 वर्ष पूर्व गौरव शर्मा जो मुख्य अभियुक्त है, जो समाजवादी पार्टी का नेता भी है, अपने राजनीतिक रसूख के बल पे धौंस जमाता है, उसने छेड़खानी की थी और उसकी गिरफ्तारी की गई थी। छूटने के बाद उसका मुकदमा वापस हो जाए, इसके लिए वो दबाव बना रहा था। उसी घटनाक्रम में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की सरकार में आरोपी का रसूख चाहे जैसा हो और चाहे जिस दल से उसका संबंध हो, उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खुलेआम हुए इस हत्याकांड के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। वारदात के बाद अब पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है। आरोपी के साथियों की तलाश चल रही है, लेकिन इस वारदात के बाद जो पीछे रह गया वो है एक बिलखता परिवार और अपने पिता की याद में आंसू बहाती एक बेटी जो चीख चीख कर इंसाफ की मांग कर रही है। हाथरस से प्राइम न्यूज के लिए दीपेश भारद्वाज की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में कोविड महामारी का टीका लगवा लिया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक वोटों की जागीरदारी बनाम समावेशी विकास की भागीदारी के बीच जनादेश की जंग है। देश का राजनीतिक मिजाज बदल चुका है। कुछ दल विरासत पर सियासत को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। रामपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के संबंध में कहा कि इन चुनावों में विकास पर विश्वास एक बड़ी और कड़ी कसौटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास और सुशासन का प्रामाणिक ब्रांड बन चुके हैं। मोदी ने बिना किसी भेदभाव के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के लिए संकल्प के जरिए हर जरूरतमंद तक विकास की रोशनी पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। भारत हम अपने वैज्ञानिकों पर और पूरे देश के लोगों की जो सेहत और सलामती के संकल्प है उसको हम सलाम करते हैं। और हमारे देश पहला देश होगा जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया वैक्सीन, 2 वैक्सीन आज सामने आ गई हैं और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में चल रहा है। आज मैंने भी डालमिया हॉस्पिटल रामपुर में वैक्सीन लगवाई। प्रयागराज में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के 63वें स्थापना दिवस पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया है। वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और एआईएमआईएम लीगल सेल के इंचार्ज आरिफ इकबाल ने कहा कि 2 मार्च 1958 में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी और उसके बाद हमारी पार्टी तेलंगाना के बाहर भी सक्रिय हुई।
आज हमारे महाराष्ट्र में भी विधायक हैं और हमने निकाय चुनाव गुजरात में भी अपना खाता खोल लिया है। आज हाईकोर्ट अंबेडकर चौराहे पे हमारी पार्टी की 63वीं स्थापना दिवस है, तो हम लोगों ने मिष्ठान वितरण करके लोगों को पार्टी की नीतियों सिद्धांतों के बारे में बताया। और हम लोगों ने बताया कि 2 मार्च 1958 को जो हमारी पार्टी की 63 साल पहले जो स्थापना हुई थी, 2014 से आंध्र प्रदेश के बाहर, तेलंगाना के बाहर, जब से हमारी पार्टी विधानसभा का चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव, हम लगातार हमारी 2014 से 20 तक हमारी लगातार ताकत बढ़ी। हम लोकसभा में 1 से 2 हो गए। आज हमारे 14 एमएलए, बिहार में 5 एमएलए, महाराष्ट्र में 2 एमएलए, हर स्टेट में 1 से 1.25% हमारा कुल विधानसभा वोट का शेयरिंग हो गया। और उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा के हम अहम घटक है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ गठबंधन था, तो छोटू भाई वासवा के साथ गुजरात और राजस्थान में भारतीय ट्राइबल पार्टी, जिनके 2 एमएलए, हर जगह हमारी पार्टी के साथ गठबंधन हो रहा है। और आने वाले 2024 से पहले एक देश में तीसरा मोर्चा बनेगा। आने वाले दिनों में तीसरे मोर्चे की सरकार इस देश में बनेगी। पीलीभीत के डीएम पुलकित खरे और एसपी जयप्रकाश ने कंपोजिट विद्यालय गाजीपुर का औचक निरीक्षण किया है, जहां बच्चों की उपस्थिति और कायाकल्प कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया है। इस दौरान गाजीपुर विद्यालय में डीएम ने छात्र छात्राओं को हिंदी विषय के पाठ को भी पढ़ाया है। इस अवसर पर अपने बीच जिलाधिकारी और जिले के कप्तान को पाकर स्कूली बच्चे बहुत खुश हुए। सुल्तानपुर के नोहरा गांव में मुख्यमंत्री सामुदायिक शौचालय योजना के तहत शौचालय का निर्माण किया गया था, जहां काम पूरा होने के बाद वहां पेंटिंग करवाई जा रही थी। वहीं पेंटिंग के दौरान छज्जा गिरने से पेंटर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में घायल पेंटर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस हादसे के बाद मामला डीएम रवीश गुप्ता के संज्ञान में पहुंचा, तो उन्होंने सामुदायिक शौचालय निर्माण में प्रयोग की गई सामग्री सहित जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि अगर जांच में अनियमितता उजागर हुई तो लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। हमारा लड़का मंदरा में गया था, ये जो शौचालय बना है ऊपर मतलब लिखने, वहाँ छज्जे पर चढ़कर वो लिख रहा था, छज्जा टूट गया, गिर गया, उनका बायां पैर दो जगह टूट गया हड्डी। क्या वो निर्मित था कि निर्मित हो रहा था? नहीं, निर्मित था। अच्छा, उसकी सिर्फ पेंटिंग करने गए? हाँ गए थे, हाँ पेंटिंग करने गए थे। तो उच्च अधिकारियों शिकायत की आपने? हाँ। क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा एप्लीकेशन लिखा है, कहा भाई इसका मतलब जो होगा कार्रवाई होगी, कार्रवाई किया जाएगा। मतलब वो लड़का जो गया था वो पेंट करने ना, वो मतलब लिखना, मतलब सामुदायिक शौचालय है वो, मतलब उसमें चढ़ के लिख रहा था। वो पहले अपना गिरा तो उसके ऊपर से जो छज्जा पूरा वहाँ पर पूरा दम जो बता रहा था, मैंने बहुत जोर से लगा के मतलब वहाँ पर निकाला। दाहिने भी लगा है, उसमें पट्टी बंद। कहाँ है वो? जो ना जिला अस्पताल में, माँ भगवती अस्पताल में, माँ भगवती अस्पताल में। अच्छा, इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं किया? जो वहाँ से किया तो फिर हमारे सब प्रधान ने बताया कि जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन सब महिला काफ़ी आई थी ना। छज्जा गिर गया, इससे एक मजदूर गंभीर रूप से चोटिल हुआ। उसका परीक्षण करा दिया जाएगा। वैसे तो सामूहिक शौचालय जो हैं वो छोटी लागत के हैं, तो डायरेक्टली हम लोगों ने कम ही देखे हैं, उसको जनरली नीचे लेवल के अधिकारियों ने चेक किया। परंतु यदि इसमें ऐसी बात हुई है तो इसका फिर किस प्रकार का सामग्री प्रयोग की जा रही थी, इसका चेक किया जाएगा। अगर किसी ने लापरवाही बरती है तो कार्रवाई कराई जाएगी। नोएडा सेक्टर 58 पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने शहर के सेक्टर 62 से फैक्ट्री से सामान चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक गिरोह का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी इंपोर्टेड कपड़े की फैक्ट्री से कपड़ों की चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। वहीं आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में सामान बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 22 लाख रुपए आंकी गई है। सेक्टर 58 में जो फोर्टिस हॉस्पिटल के सामने जब SHO का टीम द्वारा चेकिंग कर रहे थे, उस समय 2 संदिग्ध लोग बाइक से आ रहे थे। उन लोगों को चेकिंग करने में ये पता चल गया कि ये दोनों जो बहुत ही कीमती कपड़ा है, अगम्या ब्रांड करके एक कंपनी है जो सेक्टर 63 में है, उस फैक्ट्री से चोरी करके आ रहे थे। और उन लोगों को निशानदेही से और अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। इसमें कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसमें एक कंपनी का गार्ड भी है जो इन लोगों को मदद भी करता है, रात्रि में रेकी भी करता है।
और कुल इसमें 110 पैकेट जो एक्सपोर्ट ब्रांड का कपड़े हैं वो बरामद हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक के बाद एक लगातार खनन माफियाओं के अवैध खनन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल मामला बादलपुर थाना क्षेत्र का है, जहां अभी 15 दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें खनन माफियाओं ने प्राधिकरण की जमीन से लाखों रुपए की मिट्टी चोरी कर ली। प्राइम न्यूज की खबर के असर के बाद पुलिस ने खनन माफियाओं पर मुकदमे दर्ज किए, लेकिन उसके बाद भी पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं अब फिर एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें खनन माफिया फिर से अपना अवैध कारोबार अंजाम देने में लगे हैं। सोशल मीडिया पे हो रही वायरल वीडियो जिसमें खनन माफियाओं द्वारा खनन किया जा रहा था, उसी स्थान पर इस समय हम पहुंचे हैं, जो कि प्राधिकरण की जमीन थी बादलपुर थाना क्षेत्र में। आपको बताना चाहूँगा कि प्राधिकरण ने अब से 15 दिन पहले एक मुकदमा खनन माफियाओं के खिलाफ थाने में लिखाया गया था। उसके बाद भी उसी ज़मीन पर जो खनन माफिया थे वो पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कह सकते हैं कहीं ना कहीं बादलपुर पुलिस के साथ उनकी गठजोड़ है। मुकदमा लिखवाने के बाद भी खनन माफिया इतने एक्टिव थे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितने बड़ा विशाल गड्ढा इन्होंने यहाँ पे कर दिया है। खनन करते करते मिट्टी के बाद बालू निकलना नीचे से चालू हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये जो खनन माफिया हैं ये इतने एक्टिव हैं कि रातों रात इन्होंने ये विशाल गड्ढा बना दिया। और गड्ढा बनाने के बाद मिट्टी के बाद उसके नीचे से बालू निकला है। अब कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत दिखाई दे रहा है कि बादलपुर पुलिस और ये जो खनन माफिया हैं कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ जो गौतम बुद्ध नगर के आला अधिकारी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो खनन माफिया हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। अब देखना होगा कि ये जो गड्ढा और जो ये खनन माफिया जो इतने एक्टिव हैं, इन पर कब तक बादलपुर पुलिस कार्रवाई करेगी। ग्रेटर नोएडा से नरेंद्र ठाकुर, प्राइम न्यूज़। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।